शुरुआत कर रहे हैं हम लोग प्रकाश संश्लेषण चैप्टर के लेक्चर नंबर 9 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि इसके बारे में कैम साइकिल क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर को कौन कौन सा कारक प्रभावित करता है। इसके साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कैम साइकिल क्या होता है। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने बात किया था किसके बारे में, C3 साइकिल क्या होता है, C4 साइकिल क्या होता है और C2 साइकिल क्या होता है। ठीक है, हम लोग ये देखे थे कि C3 साइकिल रहता है, इसी के ही जरिए क्या बनता है आपका ग्लूकोज, क्या बनता है ग्लूकोज, इसके बारे में पढ़े थे। C2 साइकिल जो रहता है प्रकाश श्वसन वाला कहानी चलता था, मतलब ऐसे पौधों में होता था, ठीक है, जो CO2 को ग्रहण न करके किसको ग्रहण कर लेते थे, O2 को, और एक CO2 का क्या कर देते थे, लॉस कर देते थे। फिर इसी C2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा पौधा आया आपका, C4 प्लांट आया। कौन सा प्लांट आया, C4 प्लांट। ठीक है, गन्ना, मक्का, बाजरा इन सब में होता है कौन सा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, C4 प्लांट, जिसमें C4 साइकिल चलता है, जिसमें क्या बनता था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ये बनता था ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्लियर है ना। तो ये तो कहानी हो गया था आपका C2 साइकिल क्या होता है, C4 साइकिल क्या होता है और C3 साइकिल क्या होता है। सब में कॉमन क्या था, C3 साइकिल का होना। किसका होना, C3 साइकिल का होना। क्लियर है कि नहीं, मतलब कोई भी साइकिल रहे उसमें ध्यान समझना, उसमें क्या होता है, C3 साइकिल चलेगा मतलब चलेगा। क्लियर है। अब आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैम साइकिल, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। चलो लिख लेते हैं भाई, CAM, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। मांसल पौधे में होता है, मांसल मरुद्भिद पौधों में होता है, मांसल मरुद्भिद पौधों में पाया जाता है। मांसल मरुद्भिद पौधा कौन कौन सा है, जैसे कि बताओ तो, नागफनी है, कैक्टस जिसको बोलते हो जी, नागफनी या कैक्टस, ओपेंसिया हो गया, और क्या हो गया आपका, कैक्टस हो गया, ठीक है ना, ऑर्किड हो गया, इनमें पाया जाता है, इनमें पाया जाता है। मतलब ऐसे पौधे, ध्यान समझना, ऐसे पौधे जो कि मरुद्भिद क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मरुस्थल एरिया में पाए जाते हैं, उनमें पाया जाता है कौन सा साइकिल, कैम साइकिल। कौन सा साइकिल, कैम साइकिल। यहाँ तक क्लियर है। ये ना ध्यान समझना, ये दिन में अलग क्रियाविधि शो करते हैं और रात में अलग क्रियाविधि शो करते हैं। क्लियर है कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। ये पौधे क्या करेंगे, ध्यान से समझना, और ध्यान देना, कैम साइकिल क्यों बोलता हूँ, क्योंकि क्रैसुलेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। कौन सा कुल, क्रैसुलेसी कुल के पौधों में पाया जाता है, में पाया जाता है। कौन से कुल के पौधों में, क्रैसुलेसी। क्लियर है ना, जिसके अंतर्गत तुम्हारा क्या क्या आता है, ओपेंसिया, कैक्टस और ऑर्किड। क्लियर है ना, मरुस्थल युक्त पौधों में पाया जाएगा। आगे बढ़ जाए क्या ये, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान समझना, ये ऐसा क्यों करते हैं, इसमें क्या ऐसा विशेष बात होता है। ठीक है, देखो ये जो पौधे होते हैं ना, ठीक है, मरुद्भिद क्षेत्र में होते हैं। मरुद्भिद क्षेत्र में मतलब पानी का क्या है, इनके में कमी है, क्या है, कमी है। तो क्या ये स्टोमेटा को ओपन रखेंगे, क्या नहीं, तो ये स्टोमेटा को क्या रखते होंगे, बंद। यदि दिन के समय स्टोमेटा को बंद रखते होंगे तो क्या ये CO2 ग्रहण कर पाएंगे, नहीं। मतलब इनमें C3 साइकिल कब होता होगा, रात में, यानी कि रात में ही बस स्टोमेटा क्या होता होगा, ओपन होता होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ध्यान समझना, इनका दिन में क्रियाविधि कुछ अलग होगा और रात में क्रियाविधि क्या होगा, कुछ अलग होगा। ध्यान समझना, ये जो पौधे होते हैं इसके जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा जो रहते हैं दिन में क्या रहते हैं, बंद, और रात में क्या रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, रात में खुले हुए रहते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये कैसे करते हैं, ध्यान समझना, रात के टाइम में, ठीक है ना, रात के टाइम में CO2 को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। CO2 को ग्रहण कब करते हैं, रात में, और उसका उपयोग कब करते हैं, दिन में। उसका उपयोग कब करेंगे, दिन में। समझ आ रहा है कि नहीं। CO2 को ग्रहण करते हैं कब, रात में, क्योंकि स्टोमेटा रात में खुला रहेगा। क्लियर है कि नहीं, ठीक। और दिन में क्या करेगा, ये जो CO2 है उसका यूज करेगा C3 साइकिल में, किसमें, C3 साइकिल में, और उत्पाद प्राप्त करता है। क्लियर है। अब कैसे कैसे क्या क्या होता है ध्यान से समझना,
ठीक है। अच्छा याद रखना, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले पौधे में केवल मीजोफिल कोशिका पाया जाता है। केवल क्या पाया जाता है? मीजोफिल कोशिका। बंडल से सेल इसमें पाया नहीं जाता है, केवल मीजोफिल कोशिका बस पाया जाता है। क्लियर है कि नहीं? चलो शुरू करें। अब ध्यान से समझना क्या होता होगा। जैसे ये पौधा है, ठीक है ना, ये पौधा है, इस पौधे का ये कौन सा सेल है? मीजोफिल सेल है। क्या सेल है? मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल में उपस्थित है क्या? तुम्हारा वैक्यूल उपस्थित है। क्या उपस्थित है? वैक्यूल। यहाँ तक क्लियर है? क्या उपस्थित है? वैक्यूल। अब ये जो स्टोमेटा बना देता हूँ मैं ना, ऐसा, ये स्टोमेटा अभी खुला है और एक स्टोमेटा बना देते हैं जो कि क्या है? ऐसा बंद है। कैसा है? से बंद है, गेप नहीं है। इसके स्टोमेटा में क्या है? गेप है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये स्टोमेटा खुला है तो ऐसा समझो, ध्यान समझ, ये पत्ती है ना, कैसा पत्ती है? ये किसका पत्ती है? समझो कैक्टस का। किसका है? कैक्टस। तो उसमें कैसे चल रहा होगा, ध्यान से समझना। ये बात कर रहा हूँ मैं किसका? रात का। रात में स्टोमेटा खुलते हैं। और ये बात कर रहे हैं किसका? दिन का। यहाँ तक क्लियर है? रात में क्या होता है? CO2 को ग्रहण करते हैं। CO2 ग्रहण होगा, कहाँ ग्रहण होगा? CO2। और यहाँ पास कौन सा एंजाइम रहेगा? ये मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल में आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, वहीं पास उपस्थित होता है कौन सा एंजाइम? पेप, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। क्या उपस्थित रहता है? फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। ये पेपकेज एंजाइम की मदद से CO2 को, कौन सा एंजाइम की मदद से? पेपकेज। याद करो, कल भी बताया था ना, पेपकेज, ठीक है ना। पेपकेज एंजाइम की मदद से इस CO2 को पेप के साथ क्रिया कराएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देता है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड रहता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मैलिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैलिक एसिड में। ये कब का कहानी है आपका? रात का। रात में CO2 को ग्रहण किया, ठीक है, स्टोमेटा खुला तो पेपकेज, ध्यान देना, पेपकेज एंजाइम की उपस्थिति में पेप इसको ग्रहण किया और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट किया। और वैक्यूल है ना, ये क्या है आपका? वैक्यूल। रिक्तिका, कोशिका है ना, कोशिका के अंदर क्या है? ये रिक्तिका है। तो रिक्तिका में ये मैलिक एसिड अब आ करके क्या हो गया है? जमा हो गया। अब जैसे ही दिन का टाइम आएगा, जब दिन का टाइम आएगा तो ये मैलिक एसिड, ठीक है ना, ये जो मैलिक एसिड है, ठीक है, ये टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? ध्यान से समझना फिर से। फास्फोइन, ध्यान देना ना, क्या बोलना चाहिए? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, मैलिक एसिड है। दिन का टाइम आएगा, ये मैलिक एसिड अपना एक CO2 निकालेगा, अपने से एक CO2 को क्या करेगा? निकालेगा। CO2 को निकालेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपका पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुविक एसिड में। और ये जो पायरुविक एसिड रहता है फिर से क्या बना लेगा? फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। क्या बना लेगा? फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड। क्लियर है कि नहीं? ध्यान समझना, ये जो CO2 है अब इसका यूज हो जाएगा किसमें? C3 साइकिल में। किसमें यूज हो जाएगा? C3 साइकिल में। क्लियर है कि नहीं? समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से समझो। कैम साइकिल, कैम साइकिल मांसलोद्भिद मरुद्भिद पौधों में होता है। ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में उगते हैं और मांसल होते हैं उनमें पाया जाता है। इनमें दिन में जल की हानि को रोकने के लिए स्टोमेटा क्या रहता है? बंद, और रात में क्या रहता है? ओपन। रात में CO2 अंदर आएगा क्योंकि रात में ही स्टोमेटा क्या है? ओपन है। ये क्या है आपका? स्टोमेटा। स्टोमेटा रात में ओपन है, CO2 जैसे ही अंदर आएगा तो पेप जो रहेगा, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, पेपकेज एंजाइम की मदद से इसको ग्रहण करेगा और किसमें कन्वर्ट कर देगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड के रूप में संचित रहेगा। अब दिन हुआ, दिन में सूर्य का रोशनी पड़ेगा तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, ये मैलिक एसिड अपना एक CO2 को त्यागेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पायरुविक एसिड में। किसमें? पायरुविक एसिड। अब ये जो CO2 है उसका उपयोग कर लेंगे किसमें? C3 साइकिल में। और ये पेड़ पौधा अपना क्या बना लेगा? भोजन फिर से बना लेगा। क्लियर है कि नहीं? इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या आपका? कैम साइकिल। क्या बोलते हैं? कैम साइकिल। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? एलोवेरा का पौधा है उसमें भी ये होता है। इस विधि द्वारा देखो जल का हानि हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, मस्त एकदम अच्छा क्रियाविधि किया है कि हाँ, रात के टाइम में स्टोमेटा को ओपन कर देंगे और दिन के टाइम में क्या रखेंगे? क्लोज। तो जल का हानि होगा क्या? नहीं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो इस तरीके से आपका कैम साइकिल भी क्या होता है? कंप्लीट। आगे बढ़ जाए।
अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाला कारक। मतलब ऐसा कौन कौन सा कारक है जो प्रकाश संश्लेषण की स्पीड को क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, प्रकाश संश्लेषण के स्पीड को कौन कौन सा कारक प्रभावित कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किस किस चीज़ का जरूरत पड़ा था, CO2 का पड़ा था तो CO2 प्रभावित करेगा, प्रकाश का जरूरत पड़ा था तो प्रकाश प्रभावित करेगा, लाइट का जरूरत पड़ा था तो लाइट प्रभावित करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है? तो ध्यान से समझने का कोशिश करो। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित वे कारक कर सकते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले ये चीज़ जानना। तो प्रकाश संश्लेषण की दर को, स्पीड को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था ब्लैकमैन। क्या नाम था? ब्लैकमैन। और उसने अपना एक सिद्धांत दिया, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत। क्या बोलते हैं? ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत। ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत क्या बोलता है? जब कोई जैव रासायनिक प्रक्रिया है वो एक या एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है ना, जिसमें A+B कन्वर्ट होकर क्या बना रहा है, कोई उत्पाद C बना रहा है। क्लियर है ना? और इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, ठीक है ना। प्रकाश भी मान लो प्रभावित कर रहा है, CO2 भी प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। आपका क्या बोल सकते हैं, प्रकाश हो गया, CO2 हो गया, और क्या बोला था मैं जी, पानी हो गया, जल हो गया जी, ठीक है ना। ऐसा बहुत सारा कारक क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। मान लो कोई प्रोसेस है, उसको बहुत सारा कारक क्या कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। इसका मात्रा बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ जाएगा, इसका मात्रा बढ़ जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? वैसी वाला टॉपिक बोल रहा हूँ। मान लो कोई जैव रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना, उस जैव रासायनिक क्रिया में अभिकारक किस में कन्वर्ट होता है, उत्पाद में, और उसको प्रभावित करने वाला बहुत सारा कारक रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो दर है, स्पीड है, उसको निर्धारित करता है जिसका मात्रा सबसे कम होता है। जिसका मात्रा क्या होता है, सबसे कम। एक एग्जांपल से समझो, एक साइकिल बनाने का फैक्ट्री है, ठीक है, एक साइकिल बनाने का फैक्ट्री है, और ये जो साइकिल बनाने का फैक्ट्री है, इसमें एक दिन में कितना साइकिल बनाना है, 100 साइकिल बनाना है। कितना साइकिल बनाना है, 100 साइकिल। टारगेट दिया है मालिक, कितना साइकिल बनाना है, 100 साइकिल। अब यहाँ पास जो भूमिका है, ठीक है ना, वो एक दिन में चलो 70 फ्रेम बना रही है। साइकिल का कितना फ्रेम बना रही है, 70, ठीक है ना। ये भूमिका ABG वाली है भाई, और DMS वाली भूमिका जो है वो साइकिल का क्या बना रही है, चक्का बना रही है, मान लो, ठीक है ना, चक्का बना रही है, ठीक है ना, साइकिल का चक्का बना रही है, ठीक है। ये चक्का एक दिन में कितना बना रही है, मान लो चलो 200 चक्का बना रही है। कितना चक्का बना रही है, 200, ठीक है। अच्छा, पैडल वगैरह है या रिंग वगैरह है, ठीक है ना, पैडल और रिंग कौन बना रही है, रीमा बना रही है, ठीक है, कौन बना रही है, रीमा, ठीक है। कितना बना रही होगी एक दिन में, ऐसा समझो कि वो 150 ही बना रही है। कितना बना रही है, 150। क्लियर है ना? अब यहाँ पास और क्या बच गया, घंटी। स्मिता है, वो घंटी बना रही है, ठीक है। एक दिन में कितना घंटी बना रही है, मात्र और मात्र 40। चलो बताओ, इस साइकिल फैक्ट्री में एक दिन में कम से कम कितना साइकिल बनेगा, कितना साइकिल बनेगा, कम से कम 70 फ्रेम है तो 70 साइकिल, 200 चक्का है, मतलब 100 साइकिल के हिसाब से बनाई है। मतलब ये तो अपना काम सही शॉर्ट की है मालिक के अनुसार, लेकिन ये 70 फ्रेम बनाई है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना साइकिल बन सकता है, 70। अच्छा, तो बस चक्का और फ्रेम से बनेगा क्या? नहीं, पेडल और रिंग भी लगाना पड़ेगा। एक ठोक में, एक साइकिल में 2 ठोक लगता है, तो 150 भागित करो 2, कितना आ जाएगा, 2 सत्ते 14, 75। तो ये 75 साइकिल का टारगेट के अनुसार बना दी, ये 100 और ये 70, और ये घंटी 40। अब बताओ, फैक्ट्री में पूरी तरीके से एक पूरा साइकिल कब कंप्लीट होगा, कितना साइकिल कंप्लीट होगा कितना साइकिल बन सकता है एक दिन में, 40 ही बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इन लोग भले बनाए हैं, लेकिन ये तो काम क्या की है, एकदम कम। समझ आ रहा है कि नहीं? मात्र कितना, 40 घंटी। यदि ये अपना एफिशिएंसी बढ़ाती तो कम से कम कितना बन जाता, 70, क्योंकि ये तो पर्याप्त है, ये भी क्या है, पर्याप्त है। समझ आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लियर है कि नहीं? मतलब ये 40 बना दी, मतलब इस साइकिल फैक्ट्री में साइकिल बनाने का जो दर है, स्पीड है, उसको कौन प्रभावित किया, जिसका उत्पादन क्षमता सबसे कम था। वैसे ही समझो कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है, उसमें क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, तो इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, लेकिन प्रभावित कौन करता है, जिसका संख्या सबसे कम होता है।
इसी को बताया था किसने? ब्लैकमैन ने। किसने बताया था? ब्लैकमैन ने। समझ आया कि नहीं? कि मान लो कोई जैव रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें अभिकारक क्या बनाता है? उत्पाद, और उसको प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे हो। क्लियर है कि नहीं? तो अभिक्रिया की जो दर है, स्पीड है, कितने स्पीड से वो अभिक्रिया चलेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण कितने स्पीड से होगा, ठीक है, उसको निर्धारित करने वाला जो कारक रहता है, जिसका मात्रा सबसे कम होता है, वही होता है। क्लियर है ना? इसी को बोलते हैं ब्लैकमैन का सीमाकारी सिद्धांत। क्लियर है कि नहीं? मतलब ध्यान समझना, इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई जैव रासायनिक अभिक्रिया एक से अधिक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, एक से अधिक कारकों द्वारा क्या होती है? प्रभावित होती है, तो अभिक्रिया की जो दर है, अभिक्रिया की दर सबसे न्यूनतम प्रभावित करने वाले कारक के ऊपर क्या होती है? निर्भर। क्लियर है? जैसे मैं बोलूँगा, ध्यान से समझने का कोशिश करो कि एक प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया चल रहा है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया चल रहा है, इसमें H2O का मात्रा इतना है, खाली जैसे 100 दे दिया हूँ, H2O कितना है? 100 ml दे दिया, ठीक है। CO2 जो है मात्रा में कितना दे रहा हूँ? 0.3% दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे समझो। H2O दे दिया, CO2 दे दिया, लाइट जो है, ठीक है ना, चलो 40 फोटान का दे रहा हूँ ऐसा एनर्जी। अब ध्यान से देखो, सबसे कम मात्रा में कौन है? CO2। तो इसको कौन प्रभावित कर सकता है? CO2। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब जिसका मात्रा सबसे क्या रहता है? कम। जिसका मात्रा सबसे क्या रहता है? कम, वही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की दर को क्या करता है? निर्धारित। मैं एग्जांपल उतना अच्छा नहीं दे पाया, लेकिन जो समझाया था वो समझ आया कि नहीं? साइकिल फैक्ट्री वाला उदाहरण वैसे करके याद रखना। क्लियर है ना? कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चलेगा तो उसको प्रभावित करने वाला बहुत सारा कारक हो सकता है, लेकिन जिस कारक का मात्रा क्या होगा? सबसे कम, वही मेन होता है, ठीक है ना, जो इसकी स्पीड को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। क्लियर है ना? कि स्पीड ज़्यादा होगा कि कम होगा। अब कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर को? प्रकाश संश्लेषण की दर को ध्यान से समझना जी। प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक होते हैं? 2 प्रकार के कारक होते हैं, ठीक है। एक तो हो सकता है आंतरिक कारक, जो वो खुद पौधा का जो पत्ती है वो डिसाइड करेगा, और दूसरा होगा क्या? तुम्हारा बाह्य कारक। क्या होगा? बाह्य कारक। आंतरिक कारक में जैसे कि क्या क्या हो सकता है, देखो, ठीक है, कि कोई पत्ती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट का संख्या कितना है, समझ आ रहा है कि नहीं? उसमें जो मेसोफिल कोशिका है उसकी संरचना कैसी है, मेसोफिल कोशिका की संरचना कैसी है। आंतरिक कारक मतलब समझ रहे हो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ हो रहा है? पत्ती में, तो पत्ती के ऊपर निर्भर करेगा ना, पत्ती का में कितना क्लोरोप्लास्ट है, उसमें पाया जाने वाला मेसोफिल कोशिका का संरचना कैसे है, पत्ती का साइज कितना है, समझ आ रहा है कि नहीं? पत्ती का एज कितना है, ज़्यादा पुराना थोड़ी पत्ती हो गया है, समझ आ रहा है कि नहीं? उसमें क्लोरोफिल का मात्रा कितना है, क्लोरोफिल की मात्रा कितनी है, समझ आ रहा है कि नहीं? इन सब को हम लोग बोलते हैं क्या? आंतरिक कारक। क्या बोलते हैं? आंतरिक कारक। क्लियर है? पत्ती में भोजन यदि अधिक है, पत्ती में यदि भोजन अधिक है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उसमें पहले से भोजन क्या है? उपस्थित है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सब होते हैं क्या? आंतरिक कारक। ये सभी क्या होते हैं? आंतरिक कारक। अब बाह्य कारक क्या क्या हो सकते हैं? बाहर से कौन कौन सा कारक प्रभावित कर सकता है प्रकाश संश्लेषण को? तो सबसे पहला जरूरी चीज होता है बाह्य कारक में लाइट, प्रकाश। क्या पढ़े हो तुम लोग कि जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ऐसे करके पढ़े हो ना? तो सबसे पहला कारक तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाला क्या है? आपका लाइट है। क्या है? लाइट है। बिना लाइट के प्रकाश संश्लेषण किया ही नहीं जा सकता। अब लाइट में भी 3 चीजों को देखा जाता है। लाइट का ध्यान समझना, सबसे पहले देखते हैं लाइट का क्वालिटी। लाइट का क्या देखते हैं जी? क्वालिटी। लाइट का क्या देखते हैं? क्वालिटी, ठीक है ना, कि ये जो लाइट आ रहा है, ठीक है ना, वो कैसा तरंग दैर्ध्य वाला होना चाहिए? लाल रंग के तरंग दैर्ध्य वाला और नीला रंग के, क्योंकि हम लोग पढ़े थे प्रकाश संश्लेषण में, जब सबसे पहले मैं पढ़ा रहा था क्या प्रयोग, तो क्या बोला था? प्रकाश संश्लेषण के लिए
नीला रंग का लाइट और लाल रंग का लाइट। और कितना बोला था, 400 नैनोमीटर से कितना, 700 नैनोमीटर, ये आवश्यक होता है। क्लियर है कि नहीं, 400 से कितना, 700 नैनोमीटर वाला। क्लियर है कि नहीं। लाल और नीले तरंगदैर्ध्य वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको ही पेड़ पौधे का जो हरा पत्ती रहता है वो क्या करता है, अवशोषित करता है। और उसका कितना रेंज रहता है, 400 से 700 नैनोमीटर। कौन कौन से बोला हूं मैं, लाल व नीले प्रकाश। ठीक है ना। ये तो हो गया तुम्हारा क्या, क्वालिटी हो गया लाइट का। दूसरा देखो, लाइट में ही देखो दूसरा, पहला तो हो गया क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वालिटी ऑफ लाइट। ठीक है। दूसरा देखो प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कितनी है। ठीक है ना, प्रकाश की तीव्रता कितनी है। यदि बहुत ज्यादा तीव्रता होगा तो प्रकाश संश्लेषण का दर क्या हो सकता है, रुक सकता है। एकदम ज्यादा तीव्र प्रकाश आना चाहिए क्या, नहीं। क्लियर है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखा जाता है। और तीसरा देखा जाता है आपका प्रकाश का क्वांटिटी, प्रकाश की मात्रा। क्या देखा जाता है, प्रकाश की मात्रा। क्लियर है ना। 10 से 12 घंटा यदि लाइट मिल गया तो पर्याप्त है, प्रकाश क्या होता है, पर्याप्त होता है। क्लियर है कि नहीं। तो पहला प्रभावित करने वाला बाह्य कारक क्या है आपका, लाइट। क्या है, लाइट। लाइट में क्या देखा जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ लाइट, और तीसरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्लियर है कि नहीं। 3 चीज देखते हैं, प्रकाश की गुणता, प्रकाश की मात्रा और प्रकाश की तीव्रता। क्या देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता। यहां तक क्लियर है कि नहीं। ओनली 10% लगता है जी, लाइट का मात्रा कितना लगता है, 10%। ठीक है ना। 10% प्रकाश यदि मिल गया तो संतृप्तता उसका हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण का। यहां तक क्लियर है कि नहीं। आगे बढ़ जाए। दूसरा देखते हैं ताप। क्या, ताप। क्लियर है ना। ताप बढ़ाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। ताप बढ़ाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण का दर भी क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है। 0 से जब 30 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग दोगुनी हो जाती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। 100 बात का एक बात ऐसे ही याद रख लेना, ताप बढ़ेगा तो प्रकाश संश्लेषण का दर बढ़ता है। क्लियर है। तीसरा है आपका जल। क्या, जल। ठीक है ना। अवशोषित जल का मात्र 1% बस काम आता है। क्लियर है। अवशोषित जल का मात्रा और मात्रा कितना परसेंट काम आता है, 1%। जब जल का कमी होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाएगा। क्लियर है। ताकि जल का वाष्पीकरण द्वारा लॉस ना हो। क्लियर है। तो तीसरा फैक्टर क्या हो गया आपका, जल। यदि जल का मात्रा में कमी हो जाए, जल की मात्रा में यदि क्या हो जाए, कमी, तो प्रकाश संश्लेषण की दर में भी क्या हो जाएगी, कमी, स्पीड भी क्या हो जाएगा, कम। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है आपका, जल भी जरूरी है। कितना फैक्टर हो गया आपका, 3। पहला प्रकाश, दूसरा तापमान, तीसरा हो गया आपका जल। चौथा, क्लियर है। चौथा है आपका ऑक्सीजन की मात्रा। ऑक्सीजन की मात्रा यदि ज्यादा होगी आसपास तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी, कम। प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाती है, कम। याद रखना, मैं बताया था ना, क्योंकि कौन सा साइकिल चलने लग जाता है, C2 साइकिल। कौन सा साइकिल चलने लग जाता है, C2। हम लोग बोले ना कि ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, कम। क्लियर है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। ठीक है। क्योंकि रूबीज को प्रकाश श्वसन हो जाता है ना, क्या होता है, प्रकाश श्वसन होने लगता है, श्वसन, प्रकाश श्वसन होने लग जाता है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या, सबसे लास्ट है आपका 5वां, ठीक है ना, CO2 की मात्रा या CO2 की सांद्रता। ठीक है ना। CO2 की मात्रा यदि ज़्यादा रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होगी, बढ़ेगी। प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ेगी, दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है। CO2 का सांद्रता यदि क्या होगा, ज़्यादा, तो प्रकाश संश्लेषण का दर भी क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कितने कारक हो गए, 2। एक आंतरिक कारक और एक बाह्य कारक। आंतरिक कारक में उसका खुद का संरचना, क्लोरोफिल का मात्रा, मेसोफिल कोशिका की संरचना, ये सब आएगा। और बाह्य कारक में ये 5, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया और CO2 की मात्रा हो गया। एक क्वेश्चन आता है
कि मान लो CO2 का मात्रा बढ़ता है हमारे पर्यावरण में, यदि CO2 का मात्रा बढ़ता है तो फायदा किसको होगा, C3 को फायदा होगा कि C4 को फायदा होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। यदि CO2 का मात्रा बढ़ता है तो C3 प्लांट को फायदा होगा कि C4 प्लांट को फायदा होगा। दिमाग में छाप के रखना, यदि CO2 का मात्रा, देखो हमारे वातावरण में CO2 पाया जाता है कितना, 380 ppm, कितना पाया जाता है 380 ppm, और C4 प्लांट को चाहिए रहता है कितना, 360 ppm, कितना चाहिए रहता है 360 ppm। वातावरण में CO2, ठीक है ना, कितना पाया जाता है 380, C4 प्लांट को चाहिए कितना 360, लेकिन जो C3 प्लांट है इसको कितना चाहिए रहता है 450 ppm, कितना चाहिए रहता है 450 ppm। तो बताओ CO2 का मात्रा बढ़ेगा तो किसको फायदा होगा, इसको फायदा होगा कि इसको फायदा होगा, नीचे वाले को होगा कि ऊपर वाले को फायदा होगा, ऊपर वाले को होगा, क्योंकि देख नॉर्मल इतना तो पाया ही जाता है, तो इसका काम तो 360, 380 से कम है ना, तो इसको तो CO2 का कमी है क्या, नहीं, लेकिन इसको कितना चाहिए 450, और हमारे वातावरण में कितना है 380। मतलब यदि इसका मात्रा बढ़ेगा, CO2 का मात्रा बढ़ेगा, तो C3 प्लांट को क्या होगा, फायदा होगा, क्या होगा, फायदा होगा। क्लियर है कि नहीं। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, ग्रीन हाउस में क्या होता है, ठीक है, वातावरण से जो उष्मा आता है उसको क्या किया जाता है, रोका जाता है। क्लियर है कि नहीं। देखे होगे अपने आसपास तुम लोग ग्रीन हाउस बनाए रहते हैं, वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। और ग्रीन हाउस में मेनली किसका उत्पादन किया जाता है, बेल का, टमाटर का, किसका उत्पादन किया जाता है, बेल का, टमाटर का, मिर्ची का, ये सब का। बेल हो गया आपका, टमाटर हो गया, इनके उत्पादन के लिए करते हैं। क्लियर ना, बेल और टमाटर के उत्पादन के लिए। बस दिमाग में छाप के रखना, वातावरण में CO2 का मात्रा कितना बोल रहा हूँ 380 ppm है, C4 प्लांट को चाहिए 360, तो यदि इसका मात्रा बढ़ेगा तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं, लेकिन ज़्यादा फर्क किसको पड़ेगा, इसको। क्यों, क्योंकि इसको चाहिए कितना 450, CO2 का मात्रा बढ़ेगा तो इसका उत्पादन क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रकाश संश्लेषण चैप्टर है वो पूरी तरीके से क्या होता है, कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।